जो एक कंपनी व्यापार करने आई थी, इन दो लड़ाई या युद्धों के पश्चात वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी और फिर वो आने वाले 200 सालों तक भारत में साम्राज्य स्थापित करती है अपना, और भारत के हर तरीके से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपनी औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन लेके आते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में ये दो महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे कि एक तो साम्राज्यों, बड़े साम्राज्यों का पतन हो रहा है और कहीं ना कहीं पुनर्गठन की एक प्रक्रिया चल रही है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए वो इतने सक्षम नहीं थे कि जो मुगल साम्राज्य है उसको एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था दे पाए। औरंगजेब ने एक सुलह कुल की नीति अपनाई होती, साथ साथ में अगर वो दक्षिण में इतना उलझा नहीं होता तो साम्राज्य के संसाधनों को बचाया जा सकता था। तो जब वहाँ पे स्वायत्त नवाबों का शासन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो मुगलों को वहाँ से राजस्व मिल रहा था उसमें कमी आई। जब साम्राज्य में आर्थिक संसाधन कम होंगे तो वो पतनशील अवस्था में जाएगा ही। भारतीय समाज में हर तरीके से परिवर्तन किया ब्रिटिश ने, तभी वो आने वाले 200 सालों तक शासन कर पाए और भारतीय समाज पर तो इसको काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, जो कि 1947 के पश्चात आज तक भी हम लोग देखते हैं, काफ़ी सारे क्षेत्रों में देख सकते हैं इसको। नमस्कार दर्शकों, विजन आईएएस संवाद के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। मुगल शासन हमारे भारतीय इतिहास में एक अहम भूमिका निभाता है और उसका पतन और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जैसा कि आपको पता होगा कि 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगलों का साम्राज्य समाप्त हो रहा था, क्योंकि औरंगजेब के बाद उनके पास एक मजबूत नेतृत्व वाले शासक की कमी थी। तभी ब्रिटिश साम्राज्य या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सैन्य ताकतों और राजनीतिक रणनीति के चलते भारतीय उपमहाद्वीपों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। इसी के चलते धीरे धीरे मुगलों का शासन समाप्त होता गया और ब्रिटिशर्स साम्राज्य का उदय होता गया। इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं विजन आईएएस की एक्सपर्ट फैकल्टी जितेंद्र सर। सर, आपका संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो सर, जैसा हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी एक बदलाव का दौर था, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस समय भारत की स्थिति को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जा सकता है? तो 18वीं शताब्दी की जब भी बात आती है तो हम देखते हैं कि इस दौर में बहुत बड़े बदलाव हुए, वैश्विक स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी। तो इन बदलावों को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो 3 तरह से बांट सकते हैं। एक तो राजनीतिक बदलाव क्या हो रहे हैं भारत में और वैश्विक स्तर पर, एक आर्थिक बदलाव क्या हो रहे हैं और एक सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव क्या हो रहे हैं। तो पहला हम बात करते हैं राजनीतिक बदलाव की। तो राजनीतिक बदलाव की अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में एक जो मुगल साम्राज्य था, जो कि लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, उसका 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक तरह से वो पतनशील अवस्था में था। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो भारत में क्षेत्रीय शक्तियाँ कुछ होती हैं, मराठा, सिख, बंगाल, अवध, इनका उदय हो रहा था। और साथ साथ में भारत में एक स्थिति ऐसी थी कि उस टाइम पे जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है, उस टाइम पे बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश, ये सारे भारत में भी आ रहे थे। तो भारत में एक तरह से राजनीतिक स्थिति ये है उस टाइम की। अगर वैश्विक स्तर पर हम लोग बात करें तो वैश्विक स्तर पर एक ओटोमन साम्राज्य था बहुत बड़ा, वो भी पतनशील अवस्था में था। साथ साथ में जो यूरोप में शक्तियाँ थी वो भी एक तरह से पुनर्गठित हो रही थी। तो राजनीतिक क्षेत्र में ये दो महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे कि एक तो साम्राज्यों, बड़े साम्राज्यों का पतन हो रहा है और कहीं ना कहीं पुनर्गठन की एक प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, अगर राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग बात करें तो वो ये था कि ये जो दौर था 18वीं शताब्दी के आसपास का, ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का एक तरह से काल माना जाता है। भारत में यूरोपीय कंपनी आ रही थी जिसमें से ब्रिटिश कंपनी आगे जाके भारत में एक साम्राज्य की स्थापना करती है। तो इसी प्रकार से यूरोपीय जितने भी देश थे वो कहीं ना कहीं अपने उपनिवेश बना रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का एक काल माना जाता है ये 18वीं शताब्दी का जो काल होता है। आर्थिक क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो आर्थिक क्षेत्र में भारत की स्थिति ये थी कि भारत उस टाइम पे एक तैयार वस्तुओं का बड़ा उत्पादक था और निर्यात किया करता था। उसमें प्रमुख था भारत के मसाले जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध थे, भारत के द्वारा बनाए गए वस्त्र जो भारत निर्यात किया करता था। ठीक है, तो भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। वैश्विक स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो 18वीं शताब्दी के अंत के आसपास से लगभग वहाँ पे एक यूरोप में औद्योगिक जो होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी वैश्विक स्तर पे, है ना।
अब हम लोग सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत में एक तरह से जो विविधता थी वो बहुत ज़्यादा थी और सामाजिक और जातीय जटिलता भी यहाँ पे विद्यमान थी। जब भारत में ये सारी चीज़ें थी, विविधता थी, सामाजिक और जातीय जटिलता थी, तो उस टाइम पे यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा है, प्रबोधन का काल हो रहा है, वैज्ञानिक क्रांति हो रही है, कृषि क्रांति हो रही है। इसी वजह से वहाँ पे आगे जाके औद्योगिक विकास हो पाए या फिर औद्योगिक क्रांति आ पाई। परंतु भारत कहीं न कहीं उस टाइम पे अपनी सामाजिक कुरीतियों की वजह से या फिर भारत में समाज में जो भी स्थिति थी, उसकी वजह से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हम लोग उस टाइम पे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब एक तरह से 18वीं शताब्दी का जो काल है, वो संक्रमणकालीन काल है। यहाँ पे कोई भारत में ऐसी कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है। बड़ा मुगल साम्राज्य है, वो पतनशील अवस्था में है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है, जो कि उनमें से कोई इतना सक्षम नहीं है कि आगे जाके एक साम्राज्य की स्थापना कर पाए। दूसरी साइड भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है, जो कि आगे जाके भारत में साम्राज्य स्थापना का प्रयास करती है। तो संक्रमण काल का इसको दौर माना जाता है। भारत, अगर 18वीं शताब्दी की मैं क्रक्स बताऊं तो भारत इस टाइम पे आर्थिक रूप से और सक्षम था। मतलब भारत निर्यात करा करता था काफ़ी, और भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी काफ़ी अच्छी थी। परंतु जब ब्रिटिश आता है, ब्रिटिश के कारण और एक केंद्रीय समाज की अनुपस्थिति में भारत में इसका आगे जाके पतन हो जाता है। तो ये स्थिति उस टाइम पे भारत में 18वीं शताब्दी और वैश्विक स्तर पर ये थी। तो सर, क्या 18वीं शताब्दी में हो रहे इन बदलावों को देखते हुए ये कहना सही होगा कि उस समय भारत में एक पावर वैक्यूम पैदा हो रहा था जिसे ब्रिटिशर्स ने भर दिया? अगर पावर वैक्यूम की बात करें तो एक तरह से इसको सही माना जा सकता है, क्योंकि भारत में जो एक केंद्रीय सत्ता थी, जो कि भारत में जितना भी साम्राज्य उसको संभाल के रख रही थी, या फिर भारत से अगर बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है उसका सामना कर सकती थी, तो वो पतनशील अवस्था में थी। मुगल साम्राज्य का इस टाइम पे पतन हो रहा था, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था। जैसे कि मैंने थोड़े पहले बताया, मराठा थे जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र के आसपास है, बंगाल में नवाबों का शासन उदय हो रहा था, और सिख पंजाब के आसपास के क्षेत्र में सिख साम्राज्य का उदय हो रहा था। तो इन शक्तियों में से कोई इतना सक्षम नहीं, मराठे जरूर सक्षम थे कि एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना कर सकते थे, परंतु वो भी किसी कारणवश नहीं कर पाए आगे जाके। और एक, अगर हम पावर वैक्यूम, ये मैं बता रहा हूँ कि पावर वैक्यूम भारत में किस तरह से क्रिएट हो रहा है। एक तो हो गया कि केंद्रीय साम्राज्य का पतन हो गया, दूसरा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है जो कि आपसी संघर्षों में उलझी हुई है। तीसरा क्या है कि इस टाइम पे भारत में नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हो रहा है। अगर उस टाइम पे एक केंद्रीय साम्राज्य होता भारत में, जो मजबूत अवस्था में होता, तो शायद इन विदेशी आक्रमणों को रोक पाता। अब ये एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, भारत में राजनीतिक अनेकता की स्थिति आ गई, छोटे छोटे साम्राज्य हर जगह पे, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। तो जब ब्रिटिश भारत में आए या यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, तो उनको अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ये एक अनुकूल माहौल लगा कि यहाँ पे कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं है जो हमारा विरोध कर सकती है। तो ब्रिटिश ने अपनी सैन्य रणनीतियों, राजनीतिक रणनीति या सैन्य श्रेष्ठता हो गई, जब ब्रिटिश, जो प्रशिक्षित ब्रिटिश अधिकारी है, उनकी सहायता से धीरे धीरे आए तो वो व्यापार करने के लिए थे, परंतु आगे जाके प्लासी, बक्सर, उसके बाद फूट डालो, राजकरों की नीति, इन सबको लेके ब्रिटिश धीरे धीरे भारत में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको ब्रिटिश ने भर दिया, और आगे जाके फिर भारत में 200 साल तक शासन किया। अगर ब्रिटिश की इस प्रक्रिया की हम लोग बात करें कि भारत में उन्होंने वैक्यूम को किस तरह से भरा, तो सबसे पहले तो वो 1600 के आसपास जब आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, जगह जगह अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई और यहाँ के संसाधनों का दोहन किया। फिर जैसे कि मैंने अभी बताया, प्लासी और बक्सर के बाद कंपनी जो थी वो आर्थिक से ऊपर राजनीतिक मामलों में एक शक्ति बन गई थी, राजनीतिक मामलों में शक्ति बन चुकी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, उसके बाद ब्रिटेन ने भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो इन सारी प्रक्रिया के थ्रू या ब्रिटिश सैन्य रणनीति के थ्रू जो भारत में एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र में पावर वैक्यूम था, उसको आगे जाकर ब्रिटिश ने फिल कर दिया। और फिर राजनीतिक बदलाव का एक दौर शुरू होता है ब्रिटिश शासन काल में, जहाँ पे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर किसी में ब्रिटिश का प्रभाव देखने को मिलता है। सर, औरंगज़ेब की नीतियों पर भी काफ़ी बहस होती है। कुछ लोग उनको साम्राज्य के पतन का कारण बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि उनके जो फैसले थे वो समय की आवश्यकता थे। इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैम, हम देखते हैं कि औरंगजेब भारतीय इतिहास में ऐसा शासक रहा है जिसकी नीतियों या फिर उसने जो भी अपने शासनकाल के दौरान फैसले लिए, उस पर इतिहासकारों या फिर जो विशेषज्ञ रहते हैं उनमें काफ़ी बहस होती है। एक श्रेणी के इतिहासकार तो उनको बोलते हैं कि औरंगजेब ने जो भी नीतियाँ चलाई अपने शासनकाल के दौरान, वो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण रही। दूसरे इतिहासकार, श्रेणी के इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, जो औरंगजेब ने जो नीतियाँ चलाई वो उस समय की आवश्यकता थी, है ना, और उसको पतन से नहीं जोड़ सकते हम लोग डायरेक्टली। तो पहली श्रेणी के इतिहासकारों के बारे में बात करते हैं, जो बोलते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की नीतियों के कारण हुआ।
तो इससे पहले हम बात करते हैं औरंगजेब की नीतियाँ कौन कौन सी थी। तो औरंगजेब की 2 मुख्य पॉलिसीज़ के बारे में बोला जाता है, जिससे मुगल साम्राज्य के पतन से जोड़ा जाता है। पहली थी उसकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति की अगर हम लोग बात करें तो औरंगजेब ने जो अकबर के समय से सुलह कुल की नीति चली आ रही थी, मतलब सभी को शासन प्रशासन में बराबर भागीदारी देना, हिंदुओं को, मुस्लिमों को या फिर हिंदू प्रजा के प्रति उदारवादी रहना, उस नीति को बदल दिया और औरंगजेब ने एक तरह से एक कट्टर कट्टर मुस्लिम नीति जो है वो भारत में लागू करी। साथ साथ में औरंगजेब ने क्या किया कि जजिया कर जो था, जो कि अकबर के टाइम खत्म कर दिया गया था, जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। जजिया कर मतलब गैर मुस्लिम प्रजा को देना पड़ता था। तो ये 2 नीतियों के कारण माना जाता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ थी, इसकी वजह से साम्राज्य में बहुत सारे विद्रोह हुए, क्योंकि जो हिंदू जनता थी वो असंतुष्ट हो गई साम्राज्य से, और जनता और शासक के बीच में जो एक विश्वास था वो कमज़ोर हुआ। इसकी वजह से माना जाता है कि मराठा का जो विद्रोह होता है मुगल साम्राज्य के खिलाफ, वो इसके कारण होता है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण। जाट विद्रोह जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में होता है, वो उसके पीछे इसका कारण माना जाता है। उधर सिख साम्राज्य का जो मुगलों के साथ जो संघर्ष चल रहा है, वो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण माना जाता है। तो धार्मिक नीति का प्रभाव ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं औरंगजेब की दक्षिणी नीति। औरंगजेब की जो दक्षिणी नीति थी, उसको भी कुछ इतिहासकार उसके साम्राज्य के पतन से जोड़ते हैं। तो औरंगजेब ने क्या किया कि दक्षिण के रास्ते बीजापुर और गोलकुंडा, उन पे शासन स्थापित करने के लिए, प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने के लिए लगभग दक्षिण में 25 से 26 साल तक युद्ध किया। अब 25 से 26 साल तक युद्ध किया तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के जो आर्थिक और सैन्य संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए। साथ साथ में जब मुगल शासक खुद दक्षिण में लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो उत्तर में प्रशासनिक व्यवस्था को कौन देखेगा। तो उत्तर में उस टाइम पे प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो एक तरह से चरमरा गई। साथ साथ में जो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण जो विद्रोह हो रहे, आइदर वो जाट विद्रोह हुआ, सिख विद्रोह हुआ, ये सब उत्तर भारत में हो रहे। तो औरंगजेब दक्षिण में होने के कारण इन विद्रोह को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इस वजह से माना जाता है कि इन 2 धार्मिक नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं औरंगजेब की इन 2 धार्मिक नीतियों की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अब जो दूसरी श्रेणी के इतिहासकार है जो बोलते हैं कि नहीं, पतन से जोड़ना सही नहीं है ना औरंगजेब की नीतियों को, तो वो इसके पीछे तर्क देते हैं कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, तो वो उसको क्या धार्मिक नीति क्यों शुरू करी, उसके पीछे कारण बताते हैं कि औरंगजेब जब उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था दारा शिकोह के साथ, तो उस टाइम पे उसने धार्मिक नारे दिए थे और उसने उलेमा वर्ग और जो मुस्लिम जनता थी उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने एक तरह से कट्टर नीति लेके आया, और उसने ये घोषणा अपने जब उत्तराधिकार का युद्ध चला तभी कर दिया था। उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद वो शासक बना, तो उसको ऑब्वियसली एक कट्टर मुस्लिम नीति लागू करनी थी। अगला तर्क जो दिया जाता है दक्षिणी नीति को लेके, उसमें ये बोला जाता है कि दक्षिण जो था उस टाइम पे भारत में व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा था औरंगजेब के काल में। तो दक्षिण के राज्यों पे एक तरह से आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से नियंत्रण महत्वपूर्ण था, ताकि जो मुगल साम्राज्य वहाँ के जो व्यापार हो रहा है उस पर कंट्रोल कर सके। तो इस श्रेणी के इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, हमें औरंगजेब की नीतियों को उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार देखना पड़ेगा और साम्राज्य के पतन से उसको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। ये 2 श्रेणी के इतिहासकार हो गए। अब हम लोग अगर बात करें बीच की बात क्या है, तो और जो मुगल साम्राज्य था जो बाबर ने स्थापित किया था और उसके बाद हुमायूं, अकबर आगे बढ़ता गया। औरंगजेब के काल में सबसे अधिक एक्सपेंशन हुआ मुगल साम्राज्य का, तो एक बड़ा साम्राज्य था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। तो इस साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीतियां ही जिम्मेदार नहीं हो सकती। ठीक है, एक औरंगजेब की धार्मिक या दक्षिणी नीति एक कारण हो सकती है, परंतु सीधे तरीके से इसकी नीतियों को साम्राज्य के पतन से नहीं जोड़ा जा सकता। साम्राज्य के पतन के अन्य भी कारण थे, जैसे कि साम्राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा था, है ना, बाहरी आक्रमण हो रहे थे उस टाइम पे, नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का। साथ साथ में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए वो इतने सक्षम नहीं थे कि जो मुगल साम्राज्य उसको एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था दे पाए। तो डायरेक्टली हम लोग नहीं जोड़ सकते, परंतु हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर औरंगजेब ने एक सुलह कुल की नीति अपनाई होती, साथ साथ में अगर वो दक्षिण में इतना उलझा नहीं होता, तो साम्राज्य के संसाधनों को बचाया जा सकता था और मुगल साम्राज्य की जो पतन की प्रक्रिया है उसको थोड़ा स्लो किया जा सकता था। तो ये मैम ये देखने को मिलता है, डायरेक्टली उसकी नीतियों को नहीं जोड़ सकते। हाँ वो एक कारण हो सकता है, परंतु पूरी तरह से ये नहीं बोला सकता कि औरंगजेब की नीतियों के कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उसके अन्य कारण भी विद्यमान थे। सर, जैसा आपने बताया कि औरंगजेब दक्षिण में बहुत उलझा हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि यदि औरंगजेब ने दक्षिण में इतनी सैन्य नीति ना चलाई होती तो उसका जो मुगल साम्राज्य का जो पतन था वो टल सकता था?
तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि जो कुछ इतिहासकार हैं वो औरंगजेब की नीतियों को साम्राज्य के पतन से जोड़ते हैं। उसमें दक्षिणी नीति भी एक आती है। तो दक्षिणी नीति जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि बीजापुर और गोलकुंडा जो थे उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के लिए औरंगजेब ने लगभग 25 से 26 साल दक्षिण में युद्ध किया। ठीक है। अब औरंगजेब की इस नीति का प्रभाव क्या हुआ दक्षिण की नीति का, कि जब आप 25 साल तक युद्ध में उलझे हुए हो तो एक तो सैन्य रूप से आपको क्षति होगी, है ना। दूसरा, आपके बहुत महत्वपूर्ण जो आर्थिक संसाधन रहेंगे उनका भी खर्चा होगा, क्योंकि युद्ध में आर्थिक संसाधन लगते हैं। तो औरंगजेब की दक्षिण नीति के कारण एक तो सैन्य पतन हुआ, साथ साथ में जो साम्राज्य के आर्थिक संसाधन थे उसमें कमी आई, और एक औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण जो उत्तर में जो विद्रोह चल रहे थे, जाट, सिख, मराठा, इनको वो कंट्रोल नहीं कर सका पूरी तरह से। और उत्तर में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो औरंगजेब के दक्षिण में होने के कारण एक तरह से चरमरा गई। तो बोला जाता है कि औरंगजेब की दक्षिणी नीति है उसकी वजह से साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है। परंतु जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी कि औरंगजेब की दक्षिणी नीति को डायरेक्टली हम लोग साम्राज्य के पतन से नहीं जोड़ सकते। अगर औरंगजेब की दक्षिणी नीति की हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो एक वो सीक्वेंस में चली आ रही थी। अकबर ने भी दक्षिणी नीति अपनाई, उसके बाद जहांगीर ने अपनाई, शाहजहां ने अपनाई, तो औरंगजेब की दक्षिणी नीति थी एक तरह से। हाँ, औरंगजेब ने प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का प्रयास किया, जो कि पहले के शासकों ने बहुत ज़्यादा नहीं किया था। वो स्वायत्तता प्रदान करा करते थे और वहाँ से राजस्व लिया करते थे। औरंगजेब की दक्षिणी नीति को दूसरा एक परिप्रेक्ष्य ये भी है, एक तो सीक्वेंस में चली आ रही है तो उसको भी अपनानी पड़ी। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जब भारत में उस टाइम पे यूरोपीय कंपनियां आ रही थी सारी की सारी, तो भारत में जो कोरोमंडल तट है और गुजरात का जो तट है वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध हो रहा था, वहाँ से व्यापार ज़्यादा हो रहा था। तो इन दोनों तटों पर अगर मुगल साम्राज्य को अपना कंट्रोल करना है यहाँ से, या फिर वहाँ से आर्थिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, तो दक्षिण के जो राज्य थे वो मुगल साम्राज्य की परिधि में होने चाहिए थे, या फिर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण वहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए मुगल, या फिर जो औरंगजेब की बात करें हम लोग, औरंगजेब ने इस तरह की दक्षिणी नीति अपनाई। तो इतिहासकार यही बोलते हैं कि औरंगजेब की जो दक्षिणी नीति है, फिर से उसको डायरेक्टली हम लोग जो मुगल साम्राज्य है उसके नहीं जोड़ सकते। उसके अन्य कारण थे, क्योंकि साम्राज्य के उदय के और पतन के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से अगर पतन का एक कारण हो सकता है कि औरंगजेब की दक्षिणी नीति, परंतु डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता मुगल साम्राज्य के पतन को औरंगजेब की दक्षिणी नीति से। अन्य कारण भी काफ़ी सारे विद्यमान थे उस टाइम पे। तो सर, जैसे अभी हमने बात करी औरंगजेब की दक्षिणी नीति की, उस समय क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हो रहा था, जैसे मराठा, सिख, बंगाल। तो इनके आपसी संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को कैसे प्रभावित किया? तो जैसे कि हमने अभी बात करा था कि 18वीं शताब्दी का जो काल था भारत का, वो एक संक्रमण का काल है। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग शक्तियों का उदय हो रहा है, और उसका प्रभाव भारत के पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। मुगल साम्राज्य पे भी देखा जा रहा है और भारत के पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं हर शक्ति की। तो मुगल साम्राज्य का जब पतन होता है तो दो प्रकार की शक्तियाँ उभर के आती है। एक तो जिनको बोलते हैं उत्तराधिकारी राज्य, वो होता है बंगाल, अवध और हैदराबाद। उत्तराधिकारी राज्य इनको इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इनमें मुगल के ही जो अधिकारी थे, या मुगल की ही राजनीतिक संरचना थी, आर्थिक संरचना थी, वही चली आ रही थी। एक होते हैं विद्रोही राज्य, जो कि मुगल साम्राज्य का विरोध कर रहे थे और उनका उदय हो रहा था, जैसे कि मराठा और सिख उसमें प्रमुख है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं विद्रोही राज्यों की। उसमें मराठा की अगर हम लोग बात करें तो मराठा साम्राज्य जो है वो शिवाजी और उसके वंशजों के नेतृत्व में महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों के आसपास उनका उदय हुआ। ठीक है। अब औरंगजेब जब दक्षिण में उलझा हुआ था तो मराठों ने छापामार, एक होता है गोरिल्ला वॉरफेयर, उसके माध्यम से मुगलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो मुगल साम्राज्य एक तो ऑलरेडी युद्ध में उलझा हुआ है और दूसरी तरफ से उनको मराठों का आक्रमण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मुगल साम्राज्य के पतन पर डालेगा। तो एक प्रभाव ये हो। अब जैसे हम सिख की बात करते हैं तो सिख जो है पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में थे, और मुगलों की धार्मिक नीतियों के कारण ही सिख विरोध करना शुरू करते हैं। और सिखों का जो आंदोलन है गुरु अर्जुन देव और तेज बहादुर के नेतृत्व में शुरू होता है मुगलों के खिलाफ। और मुगलों के खिलाफ वो एक तरह से सैनिक संघर्ष करते हैं वहाँ पे। जब सैनिक संघर्ष करते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को धक्का लग रहा है। एक जब दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है पंजाब, वहाँ पे एक दूसरा साम्राज्य अगर उदय हो रहा है और वो मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे मुगल साम्राज्य प्रभावित हो रहा था उस टाइम। अब एक और महत्वपूर्ण शक्ति की बात करते हैं हम लोग, वो था बंगाल। अब बंगाल में वैसे तो प्रशासनिक व्यवस्था या फिर जो वहाँ के नवाब जो भी जाया करते थे, सारे के सारे मुगल अधिकारी हुआ करते थे, मुगल ही उनको भेजा करता था। परंतु धीरे धीरे जब उन्होंने बंगाल के अधिकारियों ने देखा, जो कि मुगल अधिकारी थे, उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य तो पतनशील अवस्था में आ गया, तो उन्होंने अपने आप को वहाँ पे स्वायत्त घोषित कर लिया और मुगलों के खिलाफ हो गए।
पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को उससे धक्का लगा। धक्का इसलिए लगा क्योंकि जो बंगाल था भारत का बहुत समृद्ध राज्य था उस टाइम पे। मुगलों के बहुत बड़ा आर्थिक संसाधन जो थे वो बंगाल से आया करते थे। ऐसा बोला जाता है कि जब औरंगजेब जो था दक्षिण के युद्ध में जब उलझा हुआ करता था, तो वो बंगाल से आने वाले राजस्व का इंतजार किया करता था कि वहाँ से पैसा आए तो मैं लड़ाई लड़ सकूँ। तो जब वहाँ पे स्वायत्त नवाबों का शासन शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं जो मुगलों को वहाँ से राजस्व मिल रहा था उसमें कमी आई। जब साम्राज्य में आर्थिक संसाधन कम होंगे तो वो पतनशील अवस्था में जाएगा ही। अब एक और अन्य बात करते हैं हम लोग, जो मुगलों के अगेंस्ट उस टाइम पे हुए थे वो थे राजपूत राज, जो कि राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में थे। और औरंगजेब ने तो नहीं, अकबर ने वहाँ पे वैवाहिक संबंधों और उनको अपनी प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी में हिस्सेदारी देकर कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो राजपूत थे उनको अपने पक्ष में रखा। परंतु औरंगजेब जब कट्टर नीतियाँ लेके आया, धार्मिक नीति लेके आया या फिर उसकी जो भी नीतियाँ थी उस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं हिंदू प्रजा के अगेंस्ट थी। और राजस्थान में जो ये सारे राज्य थे वो हिंदू राज्य ही थे, तो कहीं ना कहीं मारवाड़ और मेवाड़ के जो क्षेत्र थे वो अगेंस्ट हो गए मुगल के। तो हम देखते हैं मराठा मुगल के अगेंस्ट है, सिख मुगल के अगेंस्ट है, बंगाल अगेंस्ट तो नहीं है परंतु वहाँ से राजस्व उतना नहीं आ पा रहा है। एक जो राजपूत राज्य है वो मुगल के अगेंस्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं इससे मुगलों की जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई या फिर उस टाइम पे जो भी सैनिक व्यवस्था थी वो चरमरा गई, और कहीं ना कहीं इसने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान ही दिया आगे। तो सर, जैसा अभी हमने जाना कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और क्षेत्रीय शक्तियां उदय हो रही थी। अब इसके बाद प्लासी और बक्सर की लड़ाई से भी ब्रिटिश साम्राज्य का विकास या कहें कि ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हो रहा था। तो इन लड़ाइयों के प्रभावों और महत्व के बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। अगर हम लोग बात करें तो पहले ब्रिटिश जो थे वो भारत में एक तरह से कंपनी बन के आए थे, है ना। यहाँ पे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने भारत में साम्राज्य स्थापना का प्रयास करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है और जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, मराठा, बंगाल, सिख, ये आपस में अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं ना, तो उन्होंने जब यहाँ पे एक राजनीतिक शून्य की स्थिति देखी तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे उनके मन में भारत में एक साम्राज्य स्थापना का सपना जाग गया। अब हम लोग बात करें तो उसमें प्लासी और बक्सर को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग प्लासी की लड़ाई की बात करें तो 1757 के अराउंड ये हुआ था। और प्लासी की लड़ाई के अगर मुख्य कारणों के पीछे में जाऊं तो 1717 के आसपास मुगल बादशाह था एक फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था कि जो ब्रिटिश कंपनी होगी उसको बंगाल के क्षेत्र में चुंगी मुक्त, मतलब एक तरह से कर बोल सकते हो, चुंगी मुक्त व्यापार की इजाज़त होगी। अब कंपनी और जो बंगाल का नवाब था, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर तो बंगाल का नवाब ही देखेगा वहाँ का प्रशासन, तो जो कंपनी थी और जो बंगाल का नवाब था उस फरमान की अलग अलग व्याख्या किया करते थे। वो हम उसमें नहीं जाते कि क्या व्याख्या किया करते, परंतु अलग अलग व्याख्या किया करते थे। और इसी को लेके ब्रिटिश और बंगाल का जो नवाब था सिरोजा उद्दौला, इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष शुरू हो जाता है तो वो प्लासी की लड़ाई के रूप में हमें देखने को मिलता है। प्लासी की लड़ाई जो देखते हैं एक तरह से पूर्ण युद्ध नहीं था, एक तरह से विश्वासघात था। जैसे कि मैच फिक्स जो होता है जिसमें परिणाम पहले से डिसाइडेड होता है, उस तरह से था। तो जब प्लासी की लड़ाई शुरू होती है तो वहाँ पे कोई युद्ध नहीं होता है और ब्रिटिश अपने आप ही जीत जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। क्योंकि क्लाइव ने पहले क्या किया था कि जो बंगाल के नवाब था सिरोजा उद्दौला, उसके जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या बंगाल के जो बैंकर थे, सबको अपने पक्ष में कर लिया था। तो प्लासी की लड़ाई उसने बस गए और क्योंकि उसका फिक्स था पहले से, क्योंकि सारे जो भी मीर बख्शी गया जो सैनिक अधिकारी था वो लड़ाई करने से मना कर दिया वहाँ पे, तो जीत गए, ब्रिटिश जीत गए। ठीक है, मतलब प्लासी की लड़ाई को बोला था कि एक बड़ा विश्वासघात था, युद्ध नहीं था। अब प्लासी की लड़ाई जैसे ब्रिटिश जीते तो उन्होंने सिरोजा उद्दौला को हटा के मीर जाफर जो था, क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था, मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब मीर जाफर को अगर ब्रिटिश ने नवाब बनाया तो उनको सहायता प्रदान करेगा, व्यापारिक रियायतें देगा या फिर उनके जो भी काम होगा वो कराएगा प्रशासन के। तो ये सारी सिचुएशन वहाँ पे शुरू हुई। प्लासी के बाद ये होता है कि बंगाल के जो संसाधन है उनका दोहन ब्रिटिश ने करना शुरू किया और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने डायरेक्टली रूप से हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु जो नवाब था वो कहीं ना कहीं उनके ही पक्षधर था। ठीक है, अब हम लोग बात करते, जब मीर जाफर था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी की जो वित्तीय आवश्यकता थी उतना उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो 1760 के आसपास ब्रिटिश कंपनी फिर क्या करती है, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देती है। अब मीर कासिम एक तरह से कठपुतली नवाब था, क्योंकि एक नवाब से दूसरे नवाब को रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश कंपनी ने, परंतु मीर जाफर कुछ कार्य करने की कोशिश करता है
जो ब्रिटिश कंपनी को उस टाइम पे अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, मुंगेर में एक बंदूक फैक्ट्री की स्थापना का प्रयास करता है। तो ब्रिटिश कंपनी को लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं अपने खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो इसको लेके ब्रिटिश कंपनी और जो नवाब होता है उस टाइम पे मीर कासिम, इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। जो नवाब होता है वो अवध भाग जाता है, अवध के पास वहाँ जाके फिर अवध का जो उस टाइम पे नवाब रहता है शुजा-उद-दौला, उसकी सहायता लेता है। साथ साथ में मुगल सम्राट जो रहते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो तीनों की जो सेनाएं होती है, अब एक तो बंगाल का नवाब हो गया मीर कासिम, अवध का नवाब हो गया शुजा-उद-दौला, और एक ये भारत के जो मुगल बादशाह है मुगल शाह आलम द्वितीय, इनकी सेना, तीनों की संयुक्त सेनाएं मिलके बक्सर में उतरती है, जो कि 1764 में होता है। अब जो ये लड़ाई है ये आमने सामने की सैनिक लड़ाई हो रही है। प्लासी तो एक तरह से जो देखा गया उसमें तो विश्वासघात है ना। अब एक साइड ब्रिटिश सेना है और दूसरी साइड इन तीनों की सेना, अवध, बंगाल और मुगल बादशाह की। और क्लाइव जो होता है इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हरा देता है। अब यहाँ पे ब्रिटिश जो होते हैं उनकी एक तरह से सैनिक जो श्रेष्ठता है वो सिद्ध हो जाती है, क्योंकि अब सैनिक रूप से हम श्रेष्ठ है तो आप हमारे सामने टिक नहीं पाओगे किसी भी लड़ाई में। तो यहाँ से जैसे ही ब्रिटिश ने बक्सर की लड़ाई जीती, उसके बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है, तीनों के साथ अलग अलग होती है, बंगाल के साथ होती है, अवध के साथ होती है और मुगल बादशाह के साथ होती है। तो इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 क्षेत्रों की दीवानी, मतलब यहाँ से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार किसको मिल जाता है? ब्रिटिश को मिल जाता है। और उसके पास पूरा एरिया ही एक तरह से खाली पड़ा हुआ था, बंगाल से लेकर दिल्ली तक का, क्योंकि उसने तीनों की संयुक्त सेना को हरा चुका था। तो वास्तविक रूप में अगर ब्रिटिश का शासन भारत में शुरू होता है तो 1764 में जो बक्सर की लड़ाई होती है उसके पश्चात शुरू होता है। तो इन दोनों लड़ाइयों का महत्व यही है कि जो एक कंपनी व्यापार करने आई थी, इन 2 लड़ाई या युद्धों के पश्चात वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, और फिर वो आने वाले 200 सालों तक भारत में साम्राज्य स्थापित करती है अपना, और भारत के हर तरीके से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपनी औपनिवेशिक जरूरतों के हिसाब से परिवर्तन लेके आते हैं। तो सर, अगर हम समाज की बात करें तो मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, इस सब के बीच में भारतीय समाज की स्थिति में क्या कोई बड़ा बदलाव आया? तो 18वीं शताब्दी में जैसे हमने देखा कि मुगल साम्राज्य का एक साइड से पतन हो रहा है, दूसरा जो प्लासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश जो है एक वो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। अब ब्रिटिश जो भारत में थे उनका मुख्य लक्ष्य था कि अपनी साम्राज्यवादी आवश्यकताओं को पूरा करना, और वो क्या थे कि भारत से अधिक धन की उगाही करना या भारत का आर्थिक शोषण करना। इसको लेकर ब्रिटिश ने सामाजिक नीतियां लेके आए, राजनीतिक नीतियां लेके आए, आर्थिक नीतियां लेके आए, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव का प्रयास किए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें धार्मिक नहीं, राजनीतिक नीतियों की अगर सबसे पहले बात करें, तो जो मुगल साम्राज्य था या नवाब थे या कोई भी हिंदू राजा था, वो यहाँ की देशी पद्धति के हिसाब से चला करता था, है ना। और राजा और जो नवाब या फिर बादशाह हो गया, उसके जनता के बीच में एक भावनात्मक लगाव हुआ करता था, क्योंकि सेम ही था, है ना, नस्लें सेम थी। परंतु अब जाके देख रहे हैं हम लोग, एक ऐसा शासन यहाँ पे स्थापित हुआ जिससे भारतीय जनता से उनको बहुत लेना देना नहीं था, बस उनके आर्थिक शोषण करना था। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने आके प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, न्याय व्यवस्था हो गई, है ना, इन सब में परिवर्तन का प्रयास किया, अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को ढाला। राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव हो गया। अब आर्थिक क्षेत्र पे क्या बदलाव था कि आर्थिक क्षेत्र में ब्रिटिश का लक्ष्य यही है कि भारत का आर्थिक दोहन करना है, भारत को अपनी वस्तुओं के बाजार के रूप में बनाना है, और यहाँ से कच्चा माल उठा के ब्रिटेन लेके जाना है। तो ब्रिटिश बहुत सारी नीतियाँ लेके आते हैं, इसके लिए सांस्कृतिक नीतियाँ, शिक्षा की नीति या भारतीय समाज में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो जो ब्रिटिश जो भी नीतियाँ उस टाइम पे लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो कि एक स्वावलंबी थी और भारत एक बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था, अब वो भारत एकमात्र बस तैयार वस्तुओं का बाजार और कच्चे वस्तुओं का निर्यातक बन के रह गया। साथ साथ में ब्रिटिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो हथकरघा उद्योग वगैरह था उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जब ब्रिटिश से मशीनों से बनके जो माल आएगा वो हथकरघा उद्योग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उनका भी पतन हुआ। और इसकी वजह से भारत के ग्रामीण भारत में बहुत सारी गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, इतनी सारी समस्या देखी गई आर्थिक नीतियों के कारण। अब हम लोग समाज की बात करें, ब्रिटिश समाज की, तो समाज में ब्रिटिश ने क्या किया कि सक्रिय रूप से 1813 के पश्चात, क्योंकि उन्हें अपनी वस्तुएं बेचनी है, इसलिए उन्हें इस तरह के भारत में लोग चाहिए जो उनकी संस्कृति को जान सके, उनकी वस्तुओं को खरीद सके। भारतीय समाज में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, सती प्रथा पर रोक लगा रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह के लिए अधिनियम लेके आ रहे हैं, ये सब शुरू किया। तो भारतीयों ने कहीं ना कहीं इसमें अपने समाज जो होता है उसमें हस्तक्षेप इसको माना,
परंतु ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश ने भारत में एक तरह से फूट डालो और राज करो की नीति लेके आए उसी टाइम पे, और भारतीयों को अलग अलग जाति धर्म इन नाम पे बांट दिया। इसका परिणति हम लोग देखते हैं कि 1909 में मॉडले मिंटो अधिनियम के तहत एक पृथक निर्वाचन लेके आता है, और उसका परिणति आखिरकार भारत के विभाजन के रूप में देखने को मिलती है ना। तो सामाजिक क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ने फूट डालो राज किया, भारत की जो विभिन्न जातियों और धर्म के नाम पर उसको बांट के रख दिया एक तरह से। सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर देखें तो भारत में ब्रिटिश ने एक तरह से नस्ली श्रेष्ठता की भावना लेके आए। भारत की जो देशी पद्धतियाँ थी, भारत की जो भाषाएं थी या शिक्षा व्यवस्था थी, भारतीय संस्कृति में जो भी चल रहा था उस टाइम में, उसको निकृष्ट बताया कि आप तो कुछ नहीं है, जो भी व्यवस्था है या फिर जो भी संस्कृति है, जो भी पुस्तकें हैं या फिर जो भी साहित्य है, वो हमारा सबसे अच्छा है। तो संस्कृति को भारत के निकृष्ट बताया एक तरह से। इसी वजह से फिर भारत में आगे जाके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होते हैं, ताकि भारतीयों में वापस से वो गौरव की भावना आ सके कि हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो देखा जाता है कि भारतीय समाज में हर तरीके से परिवर्तन किया ब्रिटिश ने, तभी वो आने वाले 200 सालों तक शासन कर पाए भारत में। तो ब्रिटिश की जो भारतीय समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रिया थी, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप थी। क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकास उसका होता गया, और भारतीय समाज पर तो इसको काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, जो कि 1947 के पश्चात आज तक भी हम लोग देखते हैं, काफ़ी सारे क्षेत्रों में देख सकते हैं इसको। सर, हमारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आज हमने जाना कि कैसे मुगल शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ। उम्मीद है यह सभी सवालों के जवाब आपके लिए बहुत ही लाभान्वित होंगे। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए देखते रहिए विजन IAS।